हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था हेयरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स यानी श्रवण बधिरता के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स के हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स को पढ़ा था: कंडक्टिव, मिक्स्ड, सेंसोन्यूरल और सेंट्रल हेयरिंग लॉस। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रवण परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण परीक्षण क्या है, श्रवण परीक्षण कैसे किया जाता है परीक्षण, उसके बाद श्रवण परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं, हेयरिंग टेस्टिंग कैसे की जाती है और हेयरिंग टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके अलावा हम एक लास्ट ईयर के पेपर को भी आज डिस्कस करेंगे। चूँकि आपका ऑडियोलॉजी का पेपर नंबर 2 है, ऑडियोलॉजी पेपर नंबर 2 DED-HI स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसमें आज हम लोग जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में इससे 2 से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आज आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रिपेयर रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा और जो पेपर हम डिस्कस करेंगे मे बी पॉसिबल है कि उस क्वेश्चंस भी आपके आने वाले जून एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चूँकि DED-HI का जून में एग्ज़ाम है 2025 में, तो मैं इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों की नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस करें। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, श्रवण परीक्षण, हेयरिंग टेस्टिंग। आमतौर पे हम हेयरिंग टेस्टिंग कब करते हैं और क्यों करते हैं? आमतौर पे जब हम हेयरिंग टेस्टिंग करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हम हेयरिंग लॉस का पता लगाएं। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी श्रवण यानी सुनने की क्षमता थोड़ी बहुत भी कम होती है तो हम उसका एक्यूरेट अनुमान लगाने के लिए कि उसकी श्रवण क्षमता कितनी अफेक्टेड है या कितनी बची हुई है, एक्यूरेट अनुमान लगाने के लिए हमें इन परीक्षणों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना परीक्षण के हम ये नहीं बता सकते कि सामने वाला बंदा कितना हेयरिंग इम्पेयरमेंट है यानी कितना बधिर है, उसका लेवल क्या है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। श्रवण परीक्षण आमतौर पे ध्वनि तरंगों की विभिन्न आवृत्तियों जैसे 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज आदि पर सुनने की क्षमता की जांच की जाती है। मेनली जो PTA टेस्टिंग होती है वो PTA टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं, PTA टेस्टिंग का मीन्स होता है PTA, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में लिखने को आता है। PTA का फुल फॉर्म होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखने को आता है कि फुल फॉर्म PTA का बताइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं PTA टेस्टिंग की। PTA टेस्टिंग जो होती है उसमें मेन हम 3 फ्रिक्वेंसीज पे, 3 आवृत्तियों पर टेस्टिंग कंसीडर करते हैं, जैसे 500 हर्ट्ज पे, 1K पे और 2K पे। जब इसकी वैल्यूज आती है तो हम इन तीनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री को हम निकालने के लिए इन तीनों यानी फ्रीक्वेंसीज को पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति को अलग अलग शब्दों को सुनकर उन्हें दोहराया भी जाता है या हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को सुनाया जाता है। श्रवण परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्ति की सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करने में किया जाता है। यह परीक्षण जांचने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज और साउंड लेवल पर कितनी अच्छी तरह से व्यक्ति सुनता है। जब हम PTA टेस्टिंग करते हैं तो व्यक्ति को पहले हम 5 dB बढ़ा करके साउंड को देते हैं और उससे पूछते हैं क्या आपने सुना। तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है तब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ व्यक्ति ने इतना सुना। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की। श्रवण परीक्षण में सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है वो आपका PTA होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये एक साधारण परीक्षण है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड परीक्षण नहीं होता। ये सबसे सरल परीक्षण में से एक है श्रवण के,
जिसमें यह परीक्षण सुनने की संवेदनशीलता को मापता है। उसके बाद है व्यक्ति को, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑडियोमीटर, डिजिटल ऑडियोमीटर के थ्रू हम आसानी से प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम व्यक्ति को कान में पहले हेडफोन पहनाते हैं और फिर उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हम व्यक्ति को जब ध्वनि सुनाई दे तो अपना हाथ ऊपर करके बताए कि उसने ध्वनि को सुना है। ठीक, तो इसमें जब हम टेस्टिंग करते हैं तो जो हम साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो 10 dB बढ़ाते हैं और फिर 5 dB कम करते हैं। ये प्रोसेस हम इसमें टेस्टिंग में अपनाते हैं। सबसे साधारण परीक्षण है, बहुत ही आसानी से इस परीक्षण को किया जाता है और इससे हमारे कान की सुनने की क्षमता को मापा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के दोनों कानों में हेडफोन पहना दिया जाता है। पहले एक कान की टेस्टिंग होती है, फिर दूसरे कान की टेस्टिंग एक साथ की जाती है। कभी कभी हमें क्या होता है कि क्रॉस हियरिंग लॉस भी होता है व्यक्ति को, तो भी हम इस टेस्टिंग के द्वारा उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्यक्ति को संकेत दिया जाता है कि जब वह ध्वनि को सुने तो अपने हाथ ऊपर करके बताए। यह न्यूनतम श्रवण स्तर यानी मिनिमम ऑडिबल थ्रेशोल्ड निर्धारित करता है। इस टेस्टिंग के द्वारा हम मिनिमल ऑडिबल थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्यक्ति मिनिमम किस स्तर तक सुन सकता है। मिनिमम व्यक्ति किस स्तर को सुन सकता है, मतलब कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड को व्यक्ति सुन सकता है, कितने मिनिमम डिग्री तक व्यक्ति की सुनने की क्षमता है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट परीक्षण के बारे में, स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री भी एक प्रकार की हेयरिंग टेस्टिंग है। इस परीक्षण में व्यक्ति को अलग अलग शब्द सुझाए जाते हैं और उनसे दोहराने के लिए उसे कहा जाता है। यह परीक्षण इस बात का आकलन करता है कि व्यक्ति में भाषा को कितनी अच्छी तरह से समझा है या जाना है। उस व्यक्ति ने भाषा को कितनी अच्छी तरह से समझा है या जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में क्या है? इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री मेनली आपके मिडिल ईयर की कार्य क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति के मध्य कान की कार्य स्थिति कैसी है, अच्छी है, खराब है या किस प्रकार की है। तो जो मिडिल ईयर के प्रॉब्लम जो भी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्योर टोन ऑडियोमेट्री से कहीं ना कहीं हम कान के बाहरी और भीतरी भाग के बारे में जान पाते हैं, बल्कि हमारे मध्य कान की एबनॉर्मेलिटी को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। इसके लिए हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का सहारा लेते हैं। इसमें जैसे कान में कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया तो उसके कान बंद हो जाते हैं, उसे बहुत भारीपन महसूस होने लगता है, तो जो साउंड है वो अंदर गूंजता रहता है। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करते हैं। ये एक छोटे से हेडफोन की तरह आकार की एक कह सकते हैं कि मशीन होती है, जिसे हम रिमोट जैसी मशीन होती है जिसमें ऑडियोग्राम निकलता रहता है कान में लगाने पे, और इसमें एक जो हम कह सकते हैं कि कैमरा होता है जो कान के अंदर की स्थिति को आइडेंटिफाई कर पाता है, अंदर तक जाकर के उसकी पिक्चर्स को दे पाता है। तो ऑटो एकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री या हम कह सकते हैं टिम्पैनोमेट्री, दोनों चीज़ें एक ही है, दो अलग अलग उनका नाम है। इसमें कान के में संक्रमण या अन्य रुकावटों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मिडिल ईयर में कौन सा पार्ट होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ आपके ऑसिकस बोन्स भी होती है। उनकी कार्य प्रणाली कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं वो आपस में चिपक गई हो, उनमें मूवमेंट ना हो, तब व्यक्ति सुन नहीं पा रहा हो ठीक से। तो जो आपकी मिडिल ईयर की स्थिति है एग्जैक्टली उसे बताने के लिए टिम्पैनोमेट्री या हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का सहारा लिया जाता है। मिडिल ईयर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरा। बेरा एक प्रकार की ऐसी टेस्टिंग है, अभी तक हम लोगों ने दो टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि आपका प्योर टोन ऑडियोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। जो दोनों इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री और प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, उन दोनों को टेस्टिंग करने के लिए
हमें व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है, उसके रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बेरा है, ब्रेन स्टेम इवॉल्व्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, इसमें हमें व्यक्ति के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये मशीन अपने आप ही व्यक्ति के कान की स्थिति को आराम से बता सकती है। इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होता। यह परीक्षण नवजात शिशु और उन लोगों पे किया जाता है जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, जो बोल नहीं सकते, या हम किसी कारण से हमारी भाषा को समझ नहीं सकते, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, उनके लिए मेनली हम बेरा टेस्टिंग करते हैं। ध्वनि में कान में ध्वनि दी जाती है और इलेक्ट्रोड की सहायता से मस्तिष्क की प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या है, हम जब बेरा में कान में ध्वनि दी जाती है व्यक्ति के, और उसके ब्रेन तक जो ध्वनि जाती है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं एक जगह रिकॉर्ड होता है, और इसे ही हम बेरा यानी ब्रेन स्टेम इवॉल्व्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कहते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको भी पूछा जाता है, बेरा का फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ इसे भी पढ़ते जाइए कि ये जो शॉर्ट फॉर्म होते सॉरी जो फुल फॉर्म होते हैं वो एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन, OAE परीक्षण। ऑटो एकॉस्टिक इमर्शन यह परीक्षण कान के भीतरी भाग कोक्लिया के कार्य को विश्लेषित करता है। ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन जो है आपका, जैसे ओटाइटिक मीडिया हो जाती है, कान में लिक्विड भर जाना, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण हमारे कान को मिडिल ईयर और इनर ईयर में कोई दिक्कत हो जाती है और साउंड को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, तब हम इस ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन का परीक्षण करते हैं। ऑटो एकॉस्टिक परीक्षण करने के लिए कोक्लिया के कार्य को विशेष रूप से यह बताता है, कोक्लिया के कार्य को विश्लेषित करता है। ठीक है, इसका उपयोग नवजात शिशु यानी बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, उनके लिए हम इस प्रकार के हेयरिंग एम्पेयरमेंट को पता लगाने के लिए या ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ हम लोग ने 5 प्रकार के टेस्टिंग को पढ़ा, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन और टिम्पैनोमेट्री और बेरा। ये 5 प्रकार की टेस्टिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक बधिर बच्चे के को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका लेवल कितना है, वो कितनी हद कम स्तर तक सुन सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग इन टेस्टिंग को यूज़ करते हैं और इनके लिए अलग अलग मशीनें होती हैं, लेकिन सबसे सामान्य टेस्टिंग आपकी होती है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जो ईजिली बहुत ही आसानी से की जा सकती है। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। श्रवण हानि के प्रकार। मैंने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को श्रवण हानि के प्रकार को अच्छी तरह से बताया कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं हमारे हेयरिंग लॉस के, जैसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, इसमें फुल फॉर्म आता है SNHL का फुल फॉर्म लिखिए, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, SNHL का फुल फॉर्म सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। पहले हम बात करेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस यानी चालकीय श्रवण बधिरता। बाहरी या मध्य कान की अगर कोई समस्या, बाहरी और मध्य कान की समस्या के कारण ध्वनि अंदर नहीं पहुंच पाती है, तो हम इस स्थिति में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। इसमें कान में क्या है, संक्रमण हो जाता है, वैक्स इकट्ठा हो जाता है, मैल इकट्ठा हो जाते हैं, कान के पर्दे का रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हमारी मेनली जो प्रॉब्लम होती है हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में होती है। हमारे एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, मैल जमा हो जाता है, कान में संक्रमण हो जाता है, कान का पर्दा रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो इस कारण हमारे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की कंडीशन होती है। ठीक है, व्यक्ति में चालकीय श्रवण दोष हो जाता है। संवेदीय तंत्रिका बधिरता यानी सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस SNHL, आंतरिक कारण यानी श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व की क्षति के कारण जब सुनने में समस्या होती है तो हम उसे SNHL कहते हैं। जब हमारे ऑडिटरी नर्व जो होती है, 8th क्रेनियल नर्व्स आप लोगों ने सब पढ़ा होगा,
जिसमें जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और व्यक्ति उसके कारण सुन नहीं पाता है तो व्यक्ति में सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, यानी संवेदीय श्रवण अक्षमता। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अगर कोई शब्द बोला जा रहा है तो उसे वो सही समझ नहीं आता। जैसे आ, आलू, उसे तालू सुनाई देगा, तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि सामने वाले बंदे ने क्या बोला, मतलब समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार की अगर समय बधिरता आ जाती है व्यक्ति में तो वो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, यानी संवेदीय। ये क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ या बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली जगहों पर ज़्यादा कार्य करने से, बहुत ज़्यादा समय तक हेडफोन को यूज़ करने से। हेडफोन, आज के युवा पीढ़ी हेडफोन का इतना यूज़ कर रही है कि आने वाले युग में लगभग 50% व्यक्ति बधिर पैदा हो सकते हैं, बधिर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्ट साउंड जो उनके कान को अंदर जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके कान के अंदर के इनर ईयर के हेयरिंग सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जो हेयरिंग सेल्स होते हैं वो हमारे साउंड को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनर ईयर के पार्ट को नुकसान अगर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए बधिर हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हेडफोन को यूज़ ना करे। क्योंकि उससे व्यक्ति में क्या हो सकता है, ऐसा नचल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसमें क्या, उम्र बढ़ने के साथ साथ हो सकती है प्रॉब्लम, तेज आवाज़ के संपर्क में रखने के कारण हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक कारणों से भी ये प्रॉब्लम होती है। आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या है? जब हमारे एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर दोनों में प्रॉब्लम हो तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। जैसे आपका कंडक्टिव और मिक्स्ड कंडक्टिव और सेंसरी हियरिंग लॉस की समस्या एक साथ मौजूद हो। जैसे व्यक्ति को सुनने की क्षमता भी कम हो और साथ में वो बोले गए शब्दों को डिस्क्रिमिनेट भी ना कर पाए, तो जो व्यक्ति में जो श्रवण बधिरता होगी वो मिक्स्ड होगी, यानी मिश्रित। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण परीक्षणों के बारे में अध्ययन किया, श्रवण बधिरता के प्रकारों को भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि ये श्रवण परीक्षण की आवश्यकता हमें होती कब है। इसमें भी एक नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि श्रवण बधिरता की परीक्षण की हमें क्यों आवश्यकता होती है, श्रवण परीक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है, यदि अगर हमें सुनने में कठिनाई होती है तो यदि हमें सुनने की कठिनाई होती है तो श्रवण परीक्षण किया जाता है। कान में लगातार आवाज़ आते रहना, टिनाइटस की समस्या होने पर, कभी कभी देखा है कि कुछ व्यक्तियों कहते हैं कि मेरे कान में लाइफ कुछ न कुछ बजता ही रहता है हमेशा। तो जो कान में जो सी 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 की आवाज़ आती है सीटी जैसी, वो उसे हम टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से उन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, उसके स्तर को बढ़ने से रोका जरूर जा सकता है। टिनाइटस एक ऐसी बीमारी है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे व्यक्ति में बढ़ती है। और ये क्यों होता है? टिनाइटस अधिकतर उन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है जिनमें ज़्यादा सर्दी जुकाम होती है, रिपीट प्रॉब्लम होती है आपके कफ एंड कोल्ड की, का हमेशा सर्दी जुकाम होना। इस प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति में टिनाइटस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और टिनाइटस का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। जैसे अगर व्यक्ति को कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो हम उसे मैनेज जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे बंद नहीं कर सकते। तो टिनाइटस की जो प्रॉब्लम है उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हाँ, लेकिन उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है थेरेपी के द्वारा। बार बार कान में दर्द होना, संक्रमण होना, ऊंची आवाज़ में टीवी या मोबाइल फोन सुनने की आदत, टीवी या कि सामने वाले व्यक्ति को बार बार अपने कहे हुए शब्दों को बार बार रिपीट करने को कहना, ये भी हो सकता है सुनने के परीक्षण का कारण। बात के दौरान शब्द स्पष्ट ना सुनाई देना, इससे बहुत लोग क्या होता है, बातचीत के दौरान उन्हें शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देती हैं। जैसे आने को जाना कहेंगे, सुनेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों में। आइए हम बात करते हैं
श्रवण ध्वनि श्रवण हानि का उपचार। हम यहाँ श्रवण हानि का क्या क्या उपचार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, बधिरता उसमें आ गई है, तब हम क्या करें, उनका उपचार कैसे किया जाए। पहला तो पॉइंट है, उसे हम मेडिसिन कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपकी सर्जरी हो सकती है। सर्जरी में क्या क्या आता है, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट होगी। अगर कोई जमजात बच्चा है जिसमें कोक्लियर नहीं बना है, वो स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर है ही नहीं, तो क्या होगा, व्यक्ति का कोक्लियर इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को सुनने की क्षमता को लाई जा सकती है। वो सर्जरी के द्वारा होती है। दूसरा है दवाओं के द्वारा। अगर व्यक्ति को जैसे कभी कभी इन्फेक्शन हो गया तो दवाओं से ठीक किया जा सकता है। ठीक करके हम उसे उसकी सुनने की क्षमता को वापस ला सकते हैं। दूसरा है उसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, हेयरिंग एड। यदि अगर व्यक्ति की सुनने की क्षमता वाकई में कम हो गई तो हम उसे दवाओं से ठीक नहीं कर सकते, न किसी शल्य चिकित्सा, बल्कि हम उसे हेयरिंग एड के थ्रू उसे मेंटेन कर सकते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट गंभीर श्रवण हानि के मामले में, कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, गंभीर जब व्यक्ति श्रवण हानि होती है तो हम उसे कोक्लियर इम्प्लांट का सजेशन देते हैं। लेकिन कोक्लियर इम्प्लांट के बाद भी व्यक्ति का थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांट के बाद व्यक्ति को थेरेपी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसने कभी तो साउंड को सुना ही नहीं होता एटमॉस्फेयर के, तो उसे कोक्लियर इम्प्लांट के बाद थेरेपी के द्वारा साउंड को सुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स कितने हो सकते हैं, श्रवण परीक्षण के कितने टाइप्स हैं, श्रवण परीक्षण कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण परीक्षण किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि क्षमता, ऑप्शन नंबर बी सुनने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श की संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर डी स्फुरण शक्ति। श्रवण परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी इज द राइट आंसर, सुनने की क्षमता के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, श्रवण परीक्षण में प्रयुक्त मुख्य परीक्षण कौन सा है। पहला रक्त परीक्षण, दूसरा है स्पीच ऑडियोमेट्री, तीसरा है ईसीजी और चौथा है एक्सरे। श्रवण परीक्षण में प्रयुक्त मुख्य परीक्षण स्पीच ऑडियोमेट्री, रक्त परीक्षण, ईसीजी, एक्सरे। श्रवण परीक्षण में प्रयुक्त मुख्य परीक्षण स्पीच ऑडियोमेट्री है। बी इज द राइट आंसर। पियोटोन ऑडियोमेट्री पीटीए परीक्षण किसका मूल्यांकन करता है। भाषा समझने की क्षमता का, कान में संक्रमण का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगों की न्यूनतम श्रव सीमा को मापने का, या ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप की जांच करने का। पियोटोन ऑडियोमेट्री परीक्षण में हम मूल्यांकन करते हैं, पियोटोन ऑडियोमेट्री में हम मूल्यांकन करते हैं, सी इज द राइट आंसर, ध्वनि तरंगों की न्यूनतम श्रव्य सीमा को मापने का। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस किस अंग की समस्या से संबंधित है। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है आपके, पहला ऑप्शन है मध्य कर्ण, दूसरा ऑप्शन है बाहरी कर्ण, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक कर्ण और चौथा ऑप्शन है श्रवण तंत्रिका और चौथा ऑप्शन है स्वर यंत्र। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस किस अंग की समस्या से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका से। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु के लिए कौन सा श्रवण परीक्षण किया जाता है। नवजात शिशु के लिए
पहला है EEG, दूसरा है ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन, तीसरा है MRI और चौथा है टिम्पैनोमेट्री। नवजात शिशु के लिए हम इनमें से कौन सा परीक्षण करते हैं? नवजात शिशु के लिए हम इनमें से कौन सा परीक्षण करते हैं? ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। श्रवण परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑडियोमीटर कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कान के पर्दे की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? पहला टिम्पैनोमेट्री, ऑप्शन नंबर बी ECG, ऑप्शन नंबर सी CT स्कैन, ऑप्शन नंबर डी स्पाइरोमीट्री। कान के पर्दे की जांच करने के लिए हम टिम्पैनोमेट्री परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेयरिंग एड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप कम करने के लिए। हेयरिंग एड का उपयोग हम सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। टिनाइटस, क्वेश्चन नंबर 9, टिनाइटस क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिर में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी कान में बजने या शोर सुनाई देने की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी गले में खराश होना, ऑप्शन नंबर डी नेत्र संबंधी समस्या होना। टिनाइटस क्या है? अभी मैंने आप लोग को बताया कि इसमें कान में क्या होती है, आवाजें सुनाई देती हैं, एक प्रकार का साउंड बीप की तरह साउंड सुनाई देती है, शी या पी इस तरह की साउंड सुनाई देती है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला कान में मैल जमा होना, दूसरा दिल की बीमारी होना, तीसरा आंखों की रोशनी कम होना और चौथा ऑप्शन है हड्डी टूटना। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मुख्य कारण क्या हो? ए इज द राइट आंसर। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मुख्य कारण कान में मैल जमा होना है। अब हम लोग लास्ट ईयर के पेपर को हल करेंगे। जो पेपर है हमारा दिसंबर 2020 में, इस पेपर को आर्यभट्ट जंग के थ्रू कराया गया था बच्चों को। पेपर कोड है हमारा P01 T07। फर्स्ट, हालांकि अब पेपर कोड बदल चुका है। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट और ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम लोग हर सेशन में एक एग्जाम पेपर को ज़रूर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए इसमें हमारा देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो आपका डीएड का थ्योरी पेपर जो होता है वो 45 नंबर्स का होता है, ठीक है। आपको 45 नंबर्स का एक्सटर्नल पेपर होता है। इंटरनल हमारे 30 नंबर का होता है, 30 पॉइंट्स का, 30 नंबर का, ठीक है। इसके कई सेक्शन, जो आपके एग्जाम पेपर है उसे कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है आपका आता है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत, या कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी उसे पूछ लेते हैं, या कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इनका फुल फॉर्म लिखिए। जैसे कि भी मैं आपको बताया था पीटीए टेस्टिंग, बेरा टेस्टिंग, इन सब के फुल फॉर्म भी इसमें आ सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जा सकता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे सब पे शॉर्ट नोट लिखिए। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट लिखने को, ठीक है। 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट लिखने को जो आपके 5-5 नंबर के होते हैं। फिर आपका आता है फिर हमारा पेपर का थर्ड पार्ट होता है आपका विस्तृत क्वेश्चन। इसमें क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब अपने पेपर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है श्रवण एवं संतुलन बनाए रखना कान के कार्य हैं। बिल्कुल सही। कान हमारा वो भाग है जिससे हम सुनते हैं, और प्लस कान के अंदर जो हमारे सेमी सर्कुलर केनाल होती है जो बॉडी बैलेंस का भी कार्य करती है। ऐसा ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, इट्स ए ट्रू। श्रवण तंत्रिका की अनुपस्थिति से चालकीय श्रवण ह्रास होता है। बिल्कुल गलत। श्रवण तंत्रिका के अनुपस्थिति से चालकीय श्रवण दोष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, फॉल्स है। OAE ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन जांच में मरीजों का सक्रिय भाग लेना होता है। बिल्कुल नहीं। PTA टेस्टिंग में हम मरीज का रिस्पांस की आवश्यकता होती है, जबकि ऑटो एकॉस्टिक इमर्सन, बेरा, ये सब इस प्रकार के टेस्टिंग में हमें व्यक्ति के रिस्पांस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्रवण यंत्र को कर्ण साचे के साथ नहीं पहना जा सकता। बिल्कुल पहना जा सकता है। जब हम श्रवण यंत्र को कर्ण साचे के साथ पहनते हैं तो हमारे जो हेयरिंग एड है वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और बाहर की अननोन नॉइज जो होती है वो कम आ पाती है। उनमें जो सुनने का जो पावर होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब कोई भी परेशानी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की। FM श्रवण उपकरण से शोर अनुपात सिग्नल टू नॉइज रेशियो में सुधार होता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 सही है। अब हम बात करते हैं अपने संक्षिप्त टिप्पणी पे। जैसे फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस बताइए। ध्वनि की बारंबारता, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इसको डिस्कस करिए। फ्रिक्वेंसीज जो होती है उन्हें हम हर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है उन्हें हम dB में मापते हैं। तो यहाँ हम उनको हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। दूसरा है चालकीय श्रवण ह्रास के कारण बताइए। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब होता है? बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, जैसे संक्रमण होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, एक कान का बंद हो जाना, कान के एक्सटर्नल ईयर का पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाना, या आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत होना, या कान में मैल जमा हो जाना, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होने से हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। दूसरा है श्रवण बधिरता की शीघ्र पहचान का महत्व बताइए। ऑब्वियसली श्रवण बधिरता के शीघ्र पहचान का बहुत महत्व। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी हम व्यक्ति के श्रवण परीक्षण करेंगे तो उतनी ही जल्दी मुझे उसका लेवल का पता चलेगा और हम उसे और ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं,
उसको और ज़्यादा बधिर होने से बचा सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका श्रवण बधिरता की शीघ्र पहचान करने में। और शीघ्र पहचान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है? बच्चे के अपने पेरेंट्स, उसके टीचर्स और ऑडियोलॉजिस्ट, ईएनटी डॉक्टर। ठीक है, हमें जब पता चले कि हमारा बच्चा थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है उसे, तो हमें सबसे पहले उसे एग्जामिन करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, एक ईएनटी डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, ताकि उसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, श्रवण यंत्र के प्रकार। अभी हम लोगों ने यहाँ श्रवण यंत्र के प्रकार तो नहीं पढ़े, लेकिन श्रवण यंत्र के कई प्रकारों से, जैसे आपका पॉकेट लेवल हेयरिंग ऐड हो गया, आपका इन द ईयर कैनाल हेयरिंग ऐड हो गया, बीटी हो गया, बिहाइंड द ईयर कैनाल हेयरिंग ऐड। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आपके आई ग्लासेस हेयरिंग ऐड, 5 टाइप्स के हेयरिंग ऐड होते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोक्लियर इम्प्लायमेंट की उम्मीदवारी। अब देखिए कोक्लियर इम्प्लायमेंट क्या होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जन्म जाति उसका कोक्लिया नहीं है, कान का इनर ईयर नहीं बना है ठीक से, तब हम अगर व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है तो क्या है, इनर ईयर जो हमारा होता है वो सुनने का असली ऑर्गन होता है, यानी हम सुन उसी के कारण पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर की नॉइज है जो हमारे मिडिल ईयर से जाती है वो हमारा इनर ईयर ही ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक, तो हमारे इनर ईयर में कोक्लिया का होना बहुत जरूरी है। जब इनर ईयर में कोक्लिया नहीं होता है तभी व्यक्ति को क्या होता है, कोक्लियर इम्प्लांट कराना पड़ता है। उसके लिए व्यक्ति में क्या है, पहले हम देखते हैं कि हाँ बाकी ब्रेन के कान के दोनों भाग ठीक हैं, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनर ईयर में कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जिसके थ्रू बच्चे को इसके लिए 7 लाख का डोनेशन दिया जाता है ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोक्लियर इम्प्लांट करा सकें। अब इसमें है हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम क्या हो सकता है, जैसे लूप इंडक्शन हो गया, आपका कान में लगाने वाली की मशीनिंग हो गई, पॉकेट लेवल, इस तरह की कंडीशन, उसे हम हार्डवेयर सिस्टम कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट अपना लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसमें विस्तृत उससे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें केवल 2 क्वेश्चन ही आप लोग को करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रवणहास की प्रारंभिक उम्र, मात्रा और प्रकार के अनुसार श्रवणहास को वर्गीकरण। श्रवण, हाँ, पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले श्रवणहास की परिभाषा लिखेंगे।